A very good morning to you all. I guess it's time to begin, and we're talking about the discussion of coordination compounds. टेस्ट दे पाए आप लोग? सर एक ही दे पाया था सर, मेंस वाला आज, क्योंकि कल तो फिर वो बहुत लेट शुरू हो गया था, बग और What about this दोनों दे दिए, gold and silver and bronze? ठीक है, दोनों दे दिए। हाँ मतलब अब तक तो दोनों दिन थे, क्योंकि अगर इसको हम आगे पुश कर देंगे तो फिर उसके बाद बचेगा नहीं कभी डिस्कस करने के लिए, तो छूट ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मेन से शुरू करें। यस सॉरी, जेई मेन पैटर्न। रिकॉर्डिंग पे प्राप्त हो जाएगी ना जो एडवांस की डिस्कशन होती है। हाँ हाँ, हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। पर उस रिकॉर्डिंग में वही प्राप्त होगा जो रिकॉर्ड हुआ है, अर्थात जो प्रश्न पूछे ही नहीं गए वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, जाहिर सी बात है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. The number of possible optical isomers for the complexes Ma2B2 with sp3 and dsp2 hybridized metal at atom respectively is. अच्छा, अगर Ma2B2 है और sp3 है तो 0 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। फिर तो क्या होना है, कुछ नहीं, है ना। और बोल रखा है ए एंड बी आर यूनिडेंटेट न्यूट्रल एंड यूनिडेंटेट मोनो आयनिक लिगेंड्स रिस्पेक्टिवली, खुशी की बात है। और DsP2 है तो सिस्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पर उसमें ज्योमेट्रिकल होंगे, ऑप्टिकल कोई होगा, ऑप्टिकली एक्टिव तो कोई भी नहीं होगा इनमें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, है ना। तो 0 एंड 0 कुछ नहीं है। इसमें कुछ बताना है अलग से डायग्राम बना के, या कुछ कोई कायरल क्यों नहीं है, क्या है, कैसे है, कोई इसमें दिक्कत है? हाँ सर, वो समझ नहीं आ रहा उसका स्ट्रक्चर। देखो ऐसा है, अगर आपके पास वैसे तो थ्योरी का हिस्सा है, बट एक बार ऐसे देखो, जो DsP2 है वो तो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो, और जो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है वही हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो तो कभी कायरल हो ही नहीं सकता, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। और जो टेट्राहेड्रल है A B B या M है शायद ये, हाँ? और A इस तरह से है, सेंट्रल एटम B और B, A एक बाहर है और A एक अंदर है, Ma2B2। अब अगर बोर्ड के प्लेन में ही काट दें इसे, तो जितना A बाहर है उतना ही A अंदर है, M आधा कट के ऊपर आधा नीचे, B और B आधे कट के ऊपर आधे कट के नीचे। जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री काटते हैं तो आप एटम्स को, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क, सबको काटना अलाउड है, आप काट सकते हैं। तो बिल्कुल बराबर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? जी हाँ, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या ये कायरल है? ना, ये कायरल नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। ओके, यस सर। सिक्स्थ, a chloride salt solution acidified with dilute nitric acid gives a curdy white precipitate A on addition of silver nitrate. Now Cl minus है, AgNO3 डालने पर वो एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। ये क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली ये AgCl होगा, बिकॉज क्लोराइड वैसे तो अधिकांश सॉल्युबल होते हैं, बट सिल्वर, मर्क्यूरस और लेड के इनसॉल्युबल है, वो व्हाइट पीपीडी दे देते हैं। यस सर। ऑन ट्रीटमेंट विद NH4OH, दिस गिव्स अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ B। क्यों? कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बनाता है Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस Cl माइनस।
ऐसा सवाल ये था कि बाहर तो अभी भी सीएल है ना, तो वो तो फिर सीएल एक बना सकता है डिप्रेसिपिटेट। नहीं, बाहर है, द कीवर्ड बीइंग बाहर। सिल्वर आयंस कॉम्प्लेक्स बना चुकी हैं, अब वो सिल्वर रही ही नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स बन गई हैं, और ये कॉम्प्लेक्स बाकायदा सॉल्युबल होता है यस सर, गॉट इट, अंडरस्टूड। है ना। ऐसे ही हाइपो या थायोसल्फेट आयंस भी सिल्वर के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बना ले तो कॉम्प्लेक्स बन के मस्त हो गया, अब उसको कोई काम नहीं है क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट करने का। यस सर, थैंक यू, गॉट इट। 7, 8, 9, Ninth. 9. Which one of the following metal complexes is most stable? Most stable कौन है? अच्छा देखें, पहले चर्चा किसकी हो रही है? कीलेटिंग इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट की बात हो रही है Next time नॉर्मली। तो किलेशन ज्यादा होगा तो more stable हाँ जी, है। तो ऑप्शन 2 में देखिए 3 इथिलीन डायमीन है, सब में नाइट्रोजन ही कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, तो डेल्टा एच या बॉन्ड एनर्जी तो लगभग सेम है, तो फर्क पड़ रहा है किसका? कीलेट इफेक्ट का। हायर द एक्सटेंट ऑफ कीलेशन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स गिवन दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी अप्रॉक्सिमेटली द सेम। Yes sir. 10th, 11th, 12th, the famous 13th। Sir 13th. 13th जरूर पूछते हैं, बहुत ही खतरनाक संख्या 13, स्पेशली उनके लिए जो 12th में है। टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, हे राम, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, EDTA, ओके, नॉर्मली एंटी कैंसर ड्रग या कीमोथेरेपी में प्लेटिनिक क्लोराइड्स यूज होते हैं, प्लेटिनम के क्लोराइडो कॉम्प्लेक्सेस। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम, हाँ ठीक है। डी पेनिसिलामाइन, नहीं वो तो पेनिसिलिन वगैरह तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं, कैंसर तो बहुत भयंकर हो गया उसके मुकाबले। सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन और कुछ नहीं वही है, कौन सा? K2PTCl6 या K2PTCl4 जो whatever है ना, और वो उसी का एक प्लैटिनम का ही कंपाउंड है। इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम में सिस्प्लैटिन ही है जो कीमोथेरेपी में काम आता है। चूज द करेक्ट आंसर, BD, ऑप्शन 1 B and D ओनली। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, यूजेस पर आधारित है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूजेस क्या हैं? करोड़ों यूजेस हैं वैसे तो, पर मोटे मोटे NCERT टाइप आपको अगर आते हैं तो ठीक रहेगा। तो एक बार NCERT में एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो पढ़ लेंगे तो बुरा नहीं है वो, ठीक। जैसे हीमोग्लोबिन क्या है? वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है। ये Chlorophyll. क्लोरोफिल क्या है? वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है ना। तो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे छोटी छोटी क्यूट क्यूट चिल्लर चिल्लर बातें उसमें हैं। 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, Sir 19th. 19th. Three complexes, Om Namah Shivaya, they absorb light in the visible region. खुशी हुई जानकर। The correct order of wavelength of light absorbed by them is, ये डिपेंड करेगा उनके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर पर। डेल्टा ओ का ऑर्डर क्या है? 5 अमोनिया, 5 अमोनिया और 6 अमोनिया। अच्छा, तो 5 अमोनिया तो कॉमन ही है सब में, और मेटल भी कोबाल्टिक 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 कॉमन है। यहाँ क्लोराइडो, एक्वा और अमीन लिगेंड हैं, और फील्ड स्ट्रेंथ क्लोराइड से ज़्यादा एक्वा की और एक्वा से ज़्यादा अमीन की। तो 1 से 2 से 3 पर जा रहे हैं, तो डेल्टा ओ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो थोड़ी थोड़ी घट जाएगी, बिकॉज डेल्टा ओ बढ़ेगा तो एनर्जी गैप बढ़ गया, तो ज़्यादा एनर्जी की वेव लेंथ एब्जॉर्ब होगी। ज़्यादा एनर्जी मतलब स्मॉलर लैम्डा एब्जॉर्ब होगी। तो लैम्डा 1 is more, lambda 2 is less, and lambda 3 is least. This looks good. Crystal field splitting parameter पर based है ये। Next one, 20th, 21, 22, 23, 23.
23. 1 liter 0.02 molar solution of Akkad is mixed with 1 liter 0.02 molar solution of Bakkar. ठीक है, वो SO4 छोटा सा लिखा है, वो ब्रैकेट में पूरा होगा ढंग से फिर, है ना. The resulting solution is divided into two equal parts X and treated with excess silver nitrate solution and BaCl solution respectively as shown below. अच्छा, 1 लीटर X में सिल्वर नाइट्रेट डाला Y, 1 लीटर में BaCl2 डाला Z. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z रिस्पेक्टिवली आर. पहले देखो X में है क्या. आपके पास है 1 लीटर 0.02 तो इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आधे हो जाएंगे. तो मेरे पास है 0.01 मोलर CO NH3 होल 5 SO4 Br प्लस CO NH3 होल 5 Br SO4. ये दो आइटम हैं. ठीक है. अब जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाऊंगा तो Ag प्लस के साथ सल्फेट का कुछ नहीं होता. पहली बात तो जो डब्बे के अंदर है उसका कोई महत्व नहीं है, और जो बाहर है उसी का महत्व है. ठीक है ना. तो क्या आ जाएगा आपके पास, जब इसमें आप Ag प्लस डालेंगे तो सल्फेट से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको यहां AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा. तो Y क्या है, Y है AgBr. और कितना है, 1 लीटर 0.01 मोलर, यानी कि 0.01 मोल्स हैं किसके, Br माइनस के. तो आपको 0.01 मोल्स मिलेंगे किसके, AgBr के. ठीक है. बहुत सिंपल आइडिया है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो फ्री है और वो रिएक्ट कर सकता है. जो अंदर है, जो लिगेंड के रूप में है, वो फ्री नहीं है, वो रिएक्ट इतने आराम से नहीं करेगा. BaCl2 जब आपने इसमें डाला इन्हीं में, तो आप देखिए BaCl2 में बेरियम आयंस का ब्रोमाइड से कुछ लेना नहीं है, पर बेरियम सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट करेगा, कितना दे देगा, BaSO4. अरे मस्त. और 0.01 मोल्स हैं इसके, तो 0.01 मोल्स ही मिल जाएंगे आपको किसके, BaSO4 के. तो ठीक है सर, समझ आ गया सर. इसमें कंसंट्रेशन हाफ नहीं करा था दोनों सॉल्यूशन मिलाने के बाद, इसीलिए आंसर ए आ रहा था, इसीलिए थोड़ा अच्छा, ठीक है. 24. यस 24 सर. एक सिंपल सा डाउट था सर इसमें, ट्राई और ट्रिस सर. यहाँ वैसे तो ऑर्गेनिक लिगेंड है. देखो सच तो ये है कि ट्राई और ट्रिस बिल्कुल एक्सचेंजेबल है, और यहाँ पे ट्रिस बाकायदा चल सकता था. ऑक्जेलेट और ये सारी आपकी बातें सही हैं और ज्ञान से समृद्ध हैं, पर अगेन ये जेई मेन के PYQs हैं, है ना. और ये मेन का ही दिया हुआ आंसर है. दे वेंट विद ट्राई एंड दे स्किप्ड ट्रिस. सर एक्चुअली एनसीईआरटी ये कहती है कि जिस लाइगेंड में न्यूमेरिकल है पहले से, तो उसमें वो लोग ट्रिस यूज करते हैं. बाकी जहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लाइक जैसे इथिलीन डायमाइन है, तो वहाँ पे डाई अमीन पहले से आ रहा है, तो उसके लिए बिस ट्रिस यूज करेंगे. वरना फॉर अदर लाइगेंड्स दे गो फॉर ट्राई एंड वाई वगैरह. ये मुझे इसका आइडिया है ना. Yes, sir, और तो उसी को इसमें और जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि सिर्फ मिथाइलअमीन CH3NH2 इज अ लिगेंड है, तो इनके हिसाब से फिर वो बिस्ट्रिस ना यूज़ करें. पर जब 2 मिथाइलअमीन आ गए तो आप उसमें लिखेंगे डाइमिथाइलअमीन. अब डाइमिथाइलअमीन से एक भ्रम पैदा होता है कि आप समझ रहे हो ना कि भाई ये मतलब CH3 होल ट्वाइस NH जैसा एक सिंगल लिगेंड भी हो सकता था डाइमिथाइलअमीन. ये सर ने क्लास लेक्चर लिया था. राइट, है ना. उसको अवॉइड करने के लिए IUPAC का एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि कभी भी यदि भ्रम होने का भय हो तो आप बिस्ट्रिस यूज कर लें टाइट्राई के स्थान पर, क्योंकि अधिकांश लोगों की इतनी घंटी बजती ही नहीं, उनको पता ही नहीं लगता कि हमें कभी भय है या नहीं. तो फिर इसका एक ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ये है कि भाई ऑर्गेनिक लिगेंड्स दिखें तो डाइट्राई की जगह बिस्ट्रिस लगा दो, क्योंकि वहाँ कुछ भी गंद मची जाती है.
इस वजह से वो डाइट्राई का बिस्टिस लगा लिया करते थे, एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग, है ना। पर जेई मेन ने अपने लक्षण दिखा के स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप एनसीईआरटी की उस लाइन पर ही बिल्कुल स्टिक कर दें विथ रिस्पेक्ट टू जेई मेन। बाकी की बात नहीं कर रहा मैं, एडवांस की बात नहीं कर रहा, है ना। तो ठीक है, और इसीलिए इसको डाल भी दिया था यहाँ पे, ताकि अगर हमने ठीक ठीक पढ़ाया और उससे कोई पाप हो गया है तो उसका परिहार यहाँ हो जाए। बिल्कुल ठीक है। 25, 26, 27। यस सर। सर 27 में एक्चुअली एफ ब्लॉक एलिमेंट दिए, तो वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे वो हम डी ब्लॉक कंसीडर करके यूज करना है, या एक्चुअली थोड़ा मतलब आफ्टर 3D थोड़ा ज्यादा ही अजीब हो सकता है ना सर इलेक्ट्रॉन के बारे में? देखिए, अब अजीब तो क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसी का आनंद लूटना है। अब क्या कहूँ मैं इससे अधिक, है ना। नहीं तो वही पूछना था कि कॉन्फ़िगरेशन लिखे वो तो वही काम वही है, मेथड वही है, एक्सेप्ट दैट कि हाँ अभी डी के स्थान पर एफ ब्लॉक वाले आ गए हैं। और ऑफ कोर्स एफ ब्लॉक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव फ्रॉम प्रेफरेबली आउटर मोस्ट एफ सब शेल यूजुअली। जहाँ पे सिंस हाफ फील्ड है तो शायद वो हमेशा वो एनएस वाला और वो एक पहले डी वाला, वो सारे जुगाड़ तो बिठाते ही हैं। बिल्कुल। कुछ और करना है मुझे इसमें? दो सब है। ठीक है। 28, 29 and 30, 31, 32, 3, Yes, sir. 3. 3. The total number of isomers of square planar complex tang is अच्छा MfClSCnNO2। ध्यान रखिएगा, इसमें लिगेंड आइसोमर्स को कभी भूल कर भी मत गिनिएगा, वो कभी गिनती में माने नहीं जाते क्योंकि वो अनंत हैं। तो M अगर आपके पास है ABCD तो इसमें तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। क्यों? ए के ऑपोजिट बी, या ए के ट्रांसलोकेशन पर सी, या ए के ट्रांसलोकेशन पर डी। तो ऐसे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, राइट? Yes, sir. उसमें आप ये देखिए कि एससीएन जो है एम्बिडेंटेट है, और सल्फर की जहां जोड़ रहे थे उसकी वजह से पलट दें तो हमेशा नाइट्रोजन के थ्रू भी जोड़ा जा सकता है। Yes, sir. NO2 माइनस भी एम्बिडेंटेट है, और जहां O N के थ्रू जुड़ रहा है उसके स्थान पर O के थ्रू भी जुड़ा जा सकता है। तो 3 तो तब होते जब मोनोडेंटेट इज्जत से होते हैं, पर SCN माइनस अगर NCS माइनस बन जाए तो 3 और बन जाएंगे। तो ये 3 × 2 × 2 ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में आप NO2 को N से जोड़ेंगे, कुछ में O से, कुछ में SCN माइनस को S से जोड़ेंगे और कुछ को N से। इससे डबलिंग होगी और इससे डबलिंग होगी, और ओवरऑल क्या हो जाएगा? × 2 × 2। अगर आपको इसमें कोई और भ्रम है तो मैं थोड़ा लिख कर गिनती करके भी दिखा सकता हूँ। सर लास्ट वाला पार्ट एक बार आप बता दे तो थोड़ा। लास्ट मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई कैसे किया? नहीं सर वो तो समझ गया, बट सर उसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब एक बार वो। अगर समझ गए तो रीजन की क्या आवश्यकता है? नहीं सर मतलब 3 तो बने, अब सर S के साथ 3 होंगे और N के साथ 3 होंगे, तो सर मैं सिंपली इनका लीनियर सम नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ सर। प्रॉब्लम ये है ना कि जिनमें कुछ में S के साथ N जुड़ा है, कुछ में S के साथ O, कुछ में N के साथ N, कुछ में N के साथ O, 4 कॉम्बो हैं। यस सर। जैसे आप एक काम करो, एक बार F और Cl जोड़ लो, ठीक है ना। F और Cl जोड़े और एक, और ये भी, ये 4 जुड़ गए एक बार, है ना। यस सर। अब F और Cl की कोई भी एक लोकेशन फिक्स कर लो, कि जैसे मान लीजिए आपके पास है ये M है, यहाँ F है, यहाँ Cl है, मान लीजिए ट्रांस थे ये।
तो आपके पास HCN और NO2 जो है ये क्या हो गए, ये भी ट्रांस हो गए। अब यहाँ बैठे बैठे आप देखो कि आगे लिंकेज आइसोमर से आप क्या खेल खेल सकते हो। एक बार हो गया S और N जुड़े हुए हैं, एक आइसोमर। दूसरा हो गया, इसको पलट दीजिए, N और N जुड़े हुए हैं, दूसरा आइसोमर। तीसरा हो गया, इसको भी पलट दीजिए, N और N जुड़े हुए हैं, या N और O, है ना। अब फिर चौथा इसको रहने दीजिए, इसको चले दीजिए, तो S और O जुड़े हुए हैं। यस सर, यस। तो यानी कि एक ढांचा जो आपने बनाया था उसमें अगर आप लिंकेज आइसोमरिज्म चालू करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसके इंटू 2 इसके। यस सर। फिर आप क्या करें, ये तो तब था जब F के ट्रांस में Cl था, अब F के ट्रांस में HCN रखिए और तीसरा F के ट्रांस में NO2 रखिए, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो वहां से मिल रहे हैं। और जैसे ही आप एक कोई बनाएंगे, लिंकेज लगा लगा के 1 के 4 1 के 4 1 के 4 हो जाएंगे। हाँ सर, आ गया 4 12। तो 4 3 12 हो गया आपके पास। यस सर, ओके। ठीक, यस, यस सर, ओके। 35 यस सर। 35 की 35 given below are two statements. O2, cupric and ferric are always weakly attracted by magnetic field and are magnetized in the same direction as magnetic field. अच्छा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक है क्या? हाँ ठीक है, मेक सेंस, दे आर पैरामैग्नेटिक, है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड छोटी फील्ड्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देती है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल की कोई मतलब एकदम प्रेसिंग नीड नहीं है, तो पैरेलल भी ठीक है। NaCl and H2 are weakly magnetized in opposite direction of magnetic field. In the light of above statements, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की माया है इस तरह से, स्टैंडर्ड। हाँ सर, ओके, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है। 35, 36, 37, 38, 39 and 40, 41, 2, 3, 4, तो 43 सर। complex ML5 of metals Ni and Fe have ideal square, pyramidal and trigonal bipyramidal geometries respectively. अच्छा, the sum of tang 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 of angles in complexes is, अगर आइडियल स्क्वायर पिरामिड है तो आप देखो एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। सर एक्चुअली क्वेश्चन में डाउट था कि सम ऑफ एंगल्स निकालना है या नंबर ऑफ एंगल्स पॉसिबल निकालना है। ये जेई मेन है। अगर मैंने दिया होता तब तक आप ना इंटरनेट के थ्रू ही तलवार डाल के मेरा गला काट चुके होते हैं, है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो संख्या पूछ रहे हैं, एंगल नहीं जुड़वा रहे। अब ये कैसे, अब जब इंटीजर के 2 वैल्यू ही होती है, उनके उसमें 4 वैल्यू होती है। और 6 तक गई है सर मैथ्स में, 5 या 6 तक। और में chemistry में एक जेई मेन में। ये सर मेंस का ही कह रहा हूं अच्छा, सर। अच्छा। मेंस में भयंकर आंसर है, एक दो बार अच्छा, पहले कुछ आंसर 4 भी आए। जय हो उनकी। वैसे तो सम ऑफ एंगल्स इनटू कॉम्प्लेक्स जो पूछ रहे हैं, जो लिखा है इन्होंने, वो तो एंगल्स के सम की ही बात करी है, यस सर, वही किया था। है ना। तो मतलब आप जो कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं आप जो उन्होंने लिखा है, पर इनकी भावना वो नहीं थी, इनकी नीयत थी कि कितने ऐसे एंगल हैं पूछने की, तो उसकी फ्रेमिंग ऐसे करी है इन्होंने। ठीक है, बड़े लोग, बड़ी बातें। चले 43, 44, 45, यस सर, 45,
The disproportionation of manganate in acidic medium resulted in the formation of two manganese compounds A and B. एक MnO4 माइनस और दूसरा MnO2. डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो ऊपर +6 से ऊपर जाएगा तो +7 में जा सकता है. नीचे आता है तो MnO2 बना लेता है वो. The oxidation state of manganese in B is smaller than that in A. Then the spin only magnetic moment of value of B is dash. अच्छा. सर इसमें बस सिंपल सा डाउट ये था कि सर एसिडिक मीडियम है तो सर ऊपर तो वो +7 में जाएगा, नीचे सर +2 में नहीं आएगा, क्योंकि एसिडिक में +2 आ सकता है. टिपिकली क्या होता है कि अगर आप डिस्प्रपोर्शनेशन कराते हैं किसका, परमैंगनेट आयंस का, तो वो बहुत परमैंगनेट तो pH 14 के आसपास होते हैं. आपने थोड़ा बहुत एसिड डाल दिया अगर, जिसमें pH अगर उसकी कम हो के 11 तक भी आ गई तो भी उसके प्राण निकल जाते हैं. 11-12 पर भी वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं और तब वो बनाता है परमैंगनेट और MnO2. पर अगर आप कुछ ऐसी व्यवस्था दे दें कि एकदम से आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसे पूरे एक बड़े जार में फेंक दिया जिसमें खूब एसिड ही एसिड है, सब तरफ एसिड का साम्राज्य है, तब अब वो MnO2 पर ही रुकेगा. अब वो बिल्कुल नीचे तारे ज़मीन पर होकर मैंगनीज आयंस भी बना लेगा. ये सच है. तो ये ठीक बोल रहे हैं. मैंने +2 तो सर मैंने यहाँ पे को +2 वाली स्टेट कंसीडर करी क्योंकि सर वहाँ पे लिखा था एसिडिक मीडियम, तो मेरे को वहाँ से लगा कि मतलब +2 में ही मतलब जाके ये रुकेगा. तो सर तो यहाँ पे क्या कंसीडर करें? देखो ऐसा है कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ना, ये ज्ञान से समृद्ध हैं. पर मैंने अभी तक जो जेई का ट्रेंड देखा है ना, उसमें वो मैंगनीज डाइऑक्साइड बनवा कर ही दम लेते हैं. बहुत पुराना एक जेई एडवांस का एक क्वेश्चन था, बहुत पुराना. उसमें एक बार उन्होंने जरूर उसका डिस्प्रपोर्शनेशन ऐसे कराया था कि परमैंगनेट और Mn2+ बनवाए थे, पर उसके अलावा MnO2 वो कम से कम 10-15 बार बनवा चुके हैं. तो ये भी है कि वो जिन प्रोफेसर ने मैंगनीज आयन बनवाए थे, हो सकता है वो दिवंगत हो गए हों अब, है ना. अब जो बचे हैं जिंदा वो MnO2 ही बनवा रहे हैं. तो फिर ये इट इज़ मोर इन अकॉर्डेंस विद कि इनकी नीयत क्या रहती है, इस हिसाब से मैंने कहा था. मैंने भी यही गलती की थी सर. फिर अभी एनसीईआरटी का मेरे को एक लाइन याद आया. हाँ. तो उन्होंने डी ब्लॉक में एसिडिक सॉल्यूशन में MnO2 ही बनवाया है. तो ये जिन किताबों से कॉपी करते हैं और जिस तरह से करते हैं उसको देखिए. एक ढंग की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जैसे कॉटन विल्किंसन ले लीजिए, इनऑर्गेनिक की बहुत क्लासिक टेक्स्ट है ना, या श्राइवर एंड एटकिंस. उनमें क्या लिखा होता है कि एसिड ऐड करने पर ऑन एडिशन ऑफ एसिड MnO4 2- डिस्प्रपोर्शनेट्स. इन्होंने उसका अर्थ क्या निकाला कि ऑन एडिशन ऑफ एसिड मीडियम बिकम्स एसिडिक. अब ये पर्सनल बुद्धि है. अच्छा, इसमें भी ये है कि उसी किताब में अगर थोड़ा सा आगे पढ़ लेते, दूसरा पैराग्राफ भी था, तो उसमें वही लिखा हुआ है जो मैं कह रहा हूं कि अगर मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक हो जाए, लार्ज एक्सेस ऑफ एसिड हो, तब जरूर ये संभव है कि Mn2+ बन जाए. लेकिन ये रिएक्शन प्रायः किस में आता है? ये रिएक्शन तो उसमें आता है जिसमें हम बात करते हैं किसकी, वो जो प्रिपरेशन ऑफ परमैंगनेट के MnO4 की सिंथेसिस में आता है. उसमें क्या होता है, आपको MnO2 बनाना यूजफुल है क्योंकि MnO2 पानी में सॉल्युबल नहीं होता, वो प्रेसिपिटेट होकर फिल्टर हो जाता है. मैंगनीज आयंस फिल्टर नहीं होते क्योंकि पानी में सॉल्युबल है. तो क्योंकि उस प्रोसेस में हम जानबूझकर MnO2 ही बनाते हैं, बिकॉज MnO2 कैन बी फिल्टर्ड आउट. तो इसलिए एक रिवाज सा चल गया है कि हम हमेशा उसको डिस्प्रपोर्शनेट करा के MnO2 बनाएं. और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने इस दिव्य ज्ञान को छुपा लें. MnO2 बनवा रहे हैं, ये MnO2 बनवा दें. आप जो कह रहे हो वो गलत नहीं है. वास्तव में अगर आप लैब में जाके इसे करोगे और ढेर सारा एसिड लोगे और उसमें जो है कुछ ड्रॉप्स अगर आप परमैंगनेट और मैंगनेट के ग्रीन कलर की डालोगे तो पिंकिश हो जाएगा, आपको MnO2 नहीं दिखेगा, मैंगनीज ही बनेगा. ये सच है. पर ये ईश्वर का सच है, ये संसार का और केमिस्ट्री का सच है. और मत भूलना कि NTA और CBSE और NCERT ये ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वयं को ईश्वर से ऊपर मानती हैं. सत्य वो नहीं है जो है, सत्य वो है जो हम कह रहे हैं.
ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी कहती है और ये एनटीए और सीबीएसई कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, व्हाट इज यस सर, 46 46 सॉरी। आज एक ही पेपर डिस्कस कर पाएंगे अपन, ये मेन वाला है ना। So 46, 46। yes sir. The total number of relatively more stable stereoisomers possible for octahedral complexes of this would be। सर चाहता क्या है वो समझ नहीं आया। रिलेटिवली मोर स्टेबल से मतलब वो उनका मतलब क्या है सर, वो समझ नहीं आया यहाँ पे। ये तो रहस्यमय ही है। हाँ सर, मतलब Relatively कोई इसका कोई भाई देखो, इसका ऐसे अर्थ निकालना चाहिए, अगले वाले के मन में कुछ है, ठीक है ना। एंड इट्स अ फेयरली स्टूपिड वर्डिंग। क्यों? क्योंकि आपने जो कॉम्प्लेक्स दिया है सी यू ई एन होल्ट वाइज एस सी एन होल्ट वाइज, है ना। अब इसमें सॉरी ई एन तो जैसे लगी है। थायोसाइनेट जो है वो सल्फर या नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकता था। यूजुअली सल्फर के थ्रू मोर स्टेबल होता है ना, और वो भी कॉपर या मरकरी से जुड़ते समय, और नाइट्रोजन के थ्रू लेस स्टेबल होता है। अब ये ज़्यादा ऑब्वियस होता अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कोई लिगेंड लेते हैं जिसमें नियरली ऑलवेज कार्बन कोऑर्डिनेट्स एंड ऑक्सीजन नेवर कोऑर्डिनेट्स। इन प्रिंसिपल ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर सकती थी, फिर आप कहते कि मोर स्टेबल लो, दूसरे को त्याग दो, तो ठीक है। थायोसाइनेट में तो आइसोथायोसाइनेट खूब बनता है, नाइट्रोजन के थ्रू कोई ऐसा पाप नहीं है। पर अगला बोल रहा है रिलेटिवली मोर स्टेबल। अब अच्छा, उनके स्टीरियो आइसोमर को मिरर इमेज बनने में कोई स्टेबिलिटी नहीं घटती है, सिस्ट्रॉन्स बनने में भी स्टेबिलिटी नहीं घटती है। तो क्या भावना क्या है अगले की? भावना ये है कि इसमें जो लिंकेज आइसोमर आ रहा होगा ना, उसमें अगले की खोपड़ी में जो कीड़ा चल रहा है वो ये कि एक को गिन और एक को न गिन। किसे गिन जो ज़्यादा स्टेबल है और किसे न गिन जो लेस स्टेबल है। क्या इस तरह की शब्दावली का ये अर्थ है? नहीं। इस प्रॉब्लम के, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इसका ये अर्थ निकाला जा सकता है। आप देखोगे जेई मेन कई बार बहुत ऊटपटांग किस्म की वाणी से भरपूर है। मतलब इस तरह के प्रश्न की कोई सेंस नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि थायोसाइनेट आयन सिस्ट्रॉन्स होंगे और जब वो सिस होंगे तो एक कायरल हो जाएगा, तो उसकी एक मिरर इमेज बनेगी, तो तीन तो वहां बन जाएंगे। और अगर अच्छा, ना तो सिस्ट्रॉन्स में कोई अनस्टेबल है और ना मिरर इमेज में कुछ है, और पाप का ठीकरा किसी के सिर तो फोड़ना ही है। तो वैसे तो थायोसाइनेट भी कोई बहुत बुरा नहीं है आइसोथायोसाइनेट बनाकर, पर फिर भी रिलेटिवली मोर स्टेबल बोल दिया है, तो इसका मतलब सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेशन गिनो और नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेशन मत गिनो, या किसी एक के थ्रू गिनो और दूसरे के थ्रू छोड़ दो। तो तीन गिन लो, तीन छोड़ दो। इसका ऑफिशियल आंसर भी बदमाशों ने 3 दिया है, जबकि एज सच तो 6 हो सकता था, और वो बचे हुए 3 भी स्टेबल ही होते थे, खराब नहीं थे वो। सर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सल्फर के थ्रू अच्छा होगा और नाइट्रोजन के थ्रू थोड़ा सा कम अच्छा होगा सर, ये मतलब पता है मुझे, तो पता है। पता है, आई एम अवेयर ऑफ दिस, है ना। अच्छा, इसमें सच तो ये है कि लपचेड़ और भी है। मतलब कुछ कैटायंस ऐसे होते हैं जो सल्फर को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे जो सेकंड हाफ ऑफ डी ब्लॉक वाले हैं, ये अंत वाले, कॉपर है, जिंक है, जिंक से भी ज़्यादा मरकरी को बहुत पसंद है सल्फर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके विपरीत कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को एज अ डोनर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सल्फर यूनिवर्सल पसंद है ऐसा नहीं है, कॉपर को पसंद है सल्फर। ओर्स भी पाए जाते हैं, तो वहाँ से अपन को आइडिया लग सकता है। हाँ, अगर आप ऐसा से देखना चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है सर, ठीक। राइट, ठीक है। ओके। 47, 48, 49 और 50। सर 50 में सर एक सिंपल सा डाउट है, एक बार ऐसा पढ़ लीजिए। एक कोबाल्ट +2 है, एक कोबाल्ट +3 है।
कोबाल्ट +2 D7 कॉम्प्लेक्स है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें। और कोबाल्ट +3 जो है वो D6 कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस सर, तो आंसर 1 होगा ना सर? The total number of unpaired electrons present in this and this is CuNH3 whole 6 Cl2। हाँ, एक बार वो बना के देख लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड्स हाँ पे। सर, यहाँ पे उन्होंने एक्साइटेशन करवा के फिर नहीं गिना है शायद, एक बार से देख लीजिए आप। 1 2 3 4 4 5 6 7। हाँ ठीक है, मतलब 3 नहीं, इसका उत्तर तो 1 ही होना चाहिए। सर आप एक बार ऑफिशियल आंसर की सिर्फ एक बार कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले जब मैं इसके पहले था सर, जहाँ से पढ़ता था, तो लोग ऐसे ही बोलते थे कि कोबाल्ट 3+ अगर आ गया तो अमोनिया है, तो उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कर दो, उसके पीछे जो भी है उसे वीक फील्ड करके लोग ट्रीट करते थे। तो अभी मुझे पता नहीं सर, ऐसा लोगों को करते हुए देखा है। मतलब आई नो इट इज रॉन्ग, आपसे पढ़ा है, बट जेई मेन वालों की अभी नहीं क्या तो आइडिया है? पहली बात तो कोबाल्टिक आयंस एक्वा के साथ भी लो स्पिन होते हैं, है ना, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर कोबाल्टस, यस सर। है ना। तो कोबाल्टस आयंस अमोनिया मॉडरेट फील्ड तो है ही सही, है ना। तो वैसे तो जितना मुझे आइडिया है ये D1 ही होना चाहिए, D3 नहीं, हाँ, क्योंकि ये लो स्पिन ठीक लगता है इसमें। अब इसकी या तो फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिले, जो कि बहुत सहज नहीं है ना, फिर भी एक बार फिर खोज के देख लेंगे। अगर मिलती है तो फिर वहाँ से इसको वेरीफाई कर लेंगे। और ये जो आंसर्स हैं ये तो जेई मेन की ऑफिशियल आंसर की से ही उठाए हुए हैं, तो ये कम से कम सबसे पहली आंसर की जो उन्होंने रिलीज़ करी है वो तो यही है। कभी कभार करेक्शन भी करते हैं बाद में वो, और अधिकांश बार छोड़ भी देते हैं, ये उनकी परंपरा है। हाँ, इनका क्लाइमैक्स आया है तब जब 30 सवाल पूछते थे, 30 में से 8 गलत थे। एक बार जेई में 8 या शायद 10 गलत थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हो गए 2012, 13 या 14 में एक कांड किया हुआ है इन्होंने, जिसमें से हाँ नहीं 10 गलत थे 30 में से, जिसमें से ऑफिशियली इन्होंने स्वीकार करे थे कितने, 5 तो ऑन रिकॉर्ड माने थे कि हाँ गलत हैं, 5 थे गलत अगर माने नहीं थे। क्योंकि 30 में से अगर 10 गलत ही दे दिया आपने, साल भर में 30 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, और उसमें से 10 गलत बना गए आप, और अहंकार मन भर का है कि हमसे महान कोई है नहीं, है ना। तो और पहले तो इतना अहंकार था कि ये भी कोई ईमेल एड्रेस भी नहीं देते थे कि किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ सके। जेई एडवांस दे रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कोई चैलेंज करना है, गलती है, तो इस पर मेल कर दीजिए। पर एनटीए या जेई में ना ना, हम गलत कैसे हो सकते हैं। अगेन लाइन तो वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं, है ना। तो है ऐसा एटीट्यूड है इनका। तो ये मैं सर एक सिंपल सा डाउट था। हाँ बोलो। हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया सर। एक सिंपल सा डाउट था कि सर जैसे कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए मेरे पास, और तो सर वो जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा ही पेयरिंग करवा देगा। जो मेरी रिक्वायर्ड हाइब्रिडाइजेशन है, अगर मान लीजिए कि वो मेरे को बिना, मतलब मेरे पास जो लिगेंड है सर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और मेरी जो रिक्वायर्ड हाइब्रिडाइजेशन है वो बिना पेयरिंग के मुझे मिल जा रही है, तो सर हाँ तो फिर कुछ नहीं होगा, नहीं होगी फिर पेयरिंग नहीं होगी, कोई पेयरिंग नहीं होगी फिर। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल, मतलब हाँ। फिर फालतू की पेयरिंग एनर्जी दे के फिर वो उसको रेदर अनस्टेबल करना, मतलब कोई सेंस नहीं है इसकी, है ना। जैसे हाँ सर। जो कम वाले हैं ना, जैसे D2 D3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो D3 Yes, में sir. पेयरिंग की जरूरत, जैसे D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराना है और आपने कोई D3 मेटल ले लिया, मेटल आयन, तो उसमें पेयरिंग हो ही नहीं सकती, तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। और सर एक डाउट और था सर कि सर अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन छूट गया है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सर उसको मैं कब एक्साइट करवाऊं और किस केस में ना करवाऊं सर, ये एक बार आप बता दें। देखो ये दुविधा खाली D4 और D7 में ही आती है ना। तो D7 में तो बाहर फेंक दो, हाँ है ना। और अक्सर क्या होता है, एक जनरल ट्रेंड ये है कि जैसे जैसे स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड्स आती जाती हैं, वैसे वैसे उनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंकने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो बेहतर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाएंगी। जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाएंगी तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो वो एनर्जी उपलब्ध हो जाएगी जो उस इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंकते हैं। ओके इतने, सर। है ना। तो बहुत, और ऐसे एक दो केसेस ही हैं, तो बहुत ज़्यादा उस पर ड्वेल करके खून जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सर, ओके, राइट, ठीक है। यस सर। तो बच्चा लोग, दिस वाज जेई मेन 50 क्वेश्चंस, है ना।
और अच्छा है 50 का आपका रिविजन हो गया। ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स के बाद अगर हम एडवांस देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि फिर इसकी यहाँ पे जो अपडेशन हुआ वो भी अगले पेपर में आपके काम आ जाता। पर कोई बात नहीं, आपने दे रखा है, अच्छी बात है। पर आज मेरे ख्याल से हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो कल एक सेशन और रख लें, कल कर लेंगे इसे। ठीक है। यस सर। सर एक बार वो टेस्ट सर रीअपलोड हो सकता है क्या सर? मतलब ये डिस्कशन के बाद सर एक बार फिर से उसको अगर ट्राई लेना चाहे तो मतलब, हाँ। क्योंकि काफी सारी चीजें अभी जाके मतलब कुछ चीजें पॉइंट्स अभी थोड़े से फाइन ट्यून हुए हैं तो सर। कोऑर्डिनेशन बीइंग वेरी वेरी वैल्यूबल चैप्टर, तो अपन उसे रीअपलोड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और Okay, sir. आप कहें तो इसका डिस्कशन एक बार फिर कर लेंगे आपकी अगर इच्छा होगी। तो ऐसा वर्कबुक सेक्शन में इसकी जाके हम बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं वर्कबुक सेक्शन में। जिसान बता रहे हैं कि एक वर्कबुक सेक्शन है, अगर आप वहाँ चले जाएं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके सर, ओके। तो ऑलरेडी है ये फैसिलिटी आपके पास, तो इसकी चिंता भी नहीं है कि हमें अलग से कुछ करना पड़ेगा, उसी को आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलिए आपकी जय हो। तो कल हम मिलें या ना मिलें? सर मिल ही लेते हैं ना सर, एडवांस का डिस्कशन बचा तो फिर वो नहीं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी आसक्ति का निरीक्षण कर लें कि एक तो ये कल है मिलते हैं सर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। राइट, चलिए बाय बाय।